नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का 10 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, विदाई समारोह भी हो गया, लेकिन अपने अंतिम विदाई भाषण में उन्होंने क्या कहा और फिर एक अंतिम इंटरव्यू में उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सियासी कोहराम मचना तय था। जी हां, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि इस देश में मुसलमान असुरक्षित हैं, बेचैन हैं। जाते जाते उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ये क्या बोल गए? 10 साल तक देश के उच्च संवैधानिक पद पर रहे। एक दो छिटपुट और गैर जरूरी विवाद जरूर उनके नाम चढ़े, लेकिन अमूमन 10 साल तक उनका कार्यकाल बेहद शांति के साथ गुजरा। तो फिर ऐसी कौन सी कसक थी जिसके चलते उन्होंने जाते जाते देश के अल्पसंख्यकों को असुरक्षित बता दिया? सरकार को ही नहीं, विपक्ष को भी यह सवाल मथ रहा है। सत्ताधारी दल से जुड़े सांसदों ने हामिद अंसारी के बयान पर ऐतराज जताते हुए उल्टा सवाल पूछा कि अगर उन्हें अल्पसंख्यकों की असुरक्षा दिख रही थी तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर 3 साल पहले से आपको यह महसूस हो रहा था कि इस देश के मुसलमानों में बेचैनी है, तो अब उसी वक्त त्यागपत्र देकर ये बात जनता के सामने, देश के सामने रखनी चाहिए थी, तब आपके वक्तव्य को महत्व मिलता। भारत के नागरिक से ज्यादा सुरक्षित कोई नहीं है, जिसे बोलने की स्वतंत्रता है, पत्थरबाजों को समर्थन करने की सुरक्षा है, रात के अंधेरे में आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलता है। भारत के नागरिक चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इससे ज्यादा सुरक्षित कहीं नहीं। मैं असहमति प्रकट करता हूँ, इस बयान की निंदा भी करता हूँ, क्योंकि 2-4 घटनाओं के आधार पर देश का आकलन करना ये ठीक नहीं है। इस प्रकार नकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर यदि आप देश का आकलन करेंगे तो देश के साथ आप न्याय नहीं करेंगे। इस्लामिक स्कॉलर और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के पोते फिरोज बख्त अहमद ने भी हामिद अंसारी के इस बयान पर हैरानी जताई। वो 10 साल ऑफिस में रहे, आखिरी 2 सालों में ही उनको ये बातें याद आई। ये बातें तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के राज में भी थी, तब क्यों नहीं बोले? पिछले 8 साल क्या उनको ये डर था कि कोई उनके ऊपर छींटाकशी करेगा? उनको पूरी आज़ादी है अपनी बात रखने की, लेकिन मैं समझता हूँ ये जिस टाइम उन्होंने बात कही है, ये दिस इज नॉट द राइट टाइम, अच्छा वक्त नहीं है। बीजेपी और शिवसेना ने हामिद अंसारी के बयान पर सवाल उठाए तो विपक्षी पार्टियां अंसारी के समर्थन में आ गई। दलील दी कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। जरूर हामिद अंसारी ने कुछ ऐसा देखा होगा, तभी उन्होंने ऐसे बयान दिए। ये जो सुरक्षित, जो सारे हमारे देश के सारे हिंदू को महसूस करने का हक है, हमारी माइनॉरिटीज को भी इसी हक होना चाहिए। और अगर लोग हमारे ऊपर राष्ट्रपति को समझाया कि ये सब नेगेटिव फीलिंग्स आ रहे हैं कम्युनिटी में, तो नेशनली बोलना भी इनकी जिम्मेदारी है। अगर देश का उपराष्ट्रपति चीज महसूस कर रहा है, इसमें गंभीरता है, और भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए कि कोई भी वर्ग असुरक्षित ना महसूस करे, ना अपने खुद देश से अलग महसूस करे, कि सभी का योगदान आजादी की लड़ाई में रहा। हामिद अंसारी ने बयान एक सरकारी चैनल के इंटरव्यू में दिया था। इस बयान की छाया उनकी विदाई पार्टी में भी दिखाई दी। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बयान पर खूब चुटकी ली। 10 साल का कार्यकाल पूरा करके हामिद अंसारी तो अपनी नई मंजिल की तरफ बढ़ गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने फिर उस बहस को जिंदा कर दिया जिसमें देश में बढ़ती असहिष्णुता के नाम पर अवार्ड वापसी गैंग सामने आया था। हिंदुस्तान की गंगा जमुनी संस्कृति खतरे में बताई जाने लगी थी। फिलहाल तो तालाब शांत था, अब एक बार फिर उसमें पत्थर उछलकर गिरा है। सुप्रिया भारद्वाज, हिमांशु मिश्रा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। हामिद अंसारी तो गए, लेकिन अपने पीछे विवादों का एक पूरा तूफान छोड़ गए। अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सियासी गलियारों में। हमने 2 दिग्गजों से बात की, AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज। दोनों बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। क्या कहा उन्होंने? क्या भारत में मुसलमान वाकई असुरक्षित हैं, बेचैन हैं? सुनिए। क्या वाकई एक ऐसा माहौल देश में बनाया गया है, चाहे गौरक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी जिसका खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया, या फिर उत्तर प्रदेश में अचानक से ही बिना पूरी स्ट्रैटेजी के साथ अवैध बूचड़खानों पर लगाम लगा देना, और भी कई ऐसे कदम उठाए गए
जिसकी वजह से एक डर लोगों में बना कि क्या जानबूझकर माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को देश में पेरिफेरी पर यानी किनारे पर धकेलने की इस सरकार की कोशिश है। राष्ट्रवाद सिर्फ राष्ट्रवाद नहीं है, हिंदू राष्ट्रवाद है और सबको स्वीकारना होगा। अंजना जी, एक कहावत है कि सांच को आंच कहां। जो आदमी सच्चा होता है वो कभी भयभीत नहीं होता, जो आदमी गलत होता है वही भयभीत होता है। ये देश अशफाक उल्लाह का है, ये देश कैप्टन हमीद का है, ये देश अब्दुल कलाम साहब का है, ये देश मौलाना आजाद साहब का है। और 10 साल से हामिद अंसारी साहब बैठे थे संवैधानिक पद पर, कभी असुरक्षा नहीं हुई। 3 साल से तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कभी असुरक्षा की भावना जागृत नहीं हुई। और जैसा कि ओबीसी साहब ने कहा है कि बड़ा मोदी जी के पक्ष में हामिद अंसारी साहब प्रशंसा करते थे, गीत गाते थे, वंदे मातरम गीत गाते थे। अब आज उतरने से पहले आखिरकार ऐसी कौन सी घटना घट गई कि हामिद अंसारी साहब को डर लगने लगा और हिंदुस्तान का सारा मुसलमान असुरक्षित दिखाई देने लगा। मेरे भी संपर्क में हैं हजारों मुसलमान, मुझे वोट भी देते हैं, मुझे सपोर्ट भी देते हैं, उनके घर मेरा आना जाना भी है। लखनऊ के अल्लामा जमीर नकवी से पूछिए क्या असुरक्षित है, कलवे साहब से पूछिए क्या असुरक्षित है। मैं ऐसे हजारों मुसलमानों का नाम ले सकता हूं जो अपने को बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं हिंदुस्तान में। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, ये आपके सामने ओबीसी साहब बैठे हैं, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, मैं इनकी बात मान लूंगा। एक बार ये कह दें भारत माता की जय, एक बार ये कह दें वंदे मातरम। जब जो आदमी वंदे मातरम नहीं कह सकता, जबकि लाहौर से डेली वंदे मातरम एक अखबार निकला करता था, वो मुसलमान लोग निकाला करते थे, तो उनका धर्म खतरे में नहीं था। आज ओबीसी साहब और हामिद अंसारी वंदे मातरम कहेंगे तो इस्लाम खतरे में हो जाएगा। ये भारत माता की जय का नारा लगाएंगे तो इस्लाम खतरे में हो जाएगा। इसलिए हमारा कहना यह है, पहले भारत है, पहले देश है, फिर हिंदू है, फिर मुसलमान है, फिर सिख है, फिर ईसाई है। इनका कहना यह है पहले मुसलमान है, यही तो दुर्भाग्य है। असदुद्दीन अवैसी, मुद्दा यह है कि मोदी सरकार डेलिबरेटली मुसलमानों में खौफ को पैदा कर रही है और खौफ की राजनीति कर रही है। और ऐसे कई वाकयात हैं, कोई कल्बे जवाद या असदुद्दीन ओवैसी की फिक्र मत करिए। जो आम मुसलमान जो ट्रेन पर जाता है, जो आम नौजवान ईद के कपड़े खरीद की खुशियां नहीं मना सकता, जो हाफिज कुरान है उसको मार देते हैं, जो गुलाम मोहम्मद को मारा गया उत्तर प्रदेश में, ऐसे कई वाकयात हैं। हामिद अंसारी साहब ने जो बात कही है, एक एक लफ्ज सच्चाई पर मुबन्नी है और उसको मुसलमान के तौर पर नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर देखने की जरूरत है और सरकार को करेक्टिव स्टेप्स लेने की जरूरत है। और मुझे देशभक्ति का दर्स लेने के लिए नाथूराम गोडसे की जरूरत नहीं है। मुझे गलत मुसलमानों में डर है, खौफ है, बोल बोल कर आप लोग क्या उसी आग को हवा नहीं दे रहे जो आपका आरोप है कि वो लगा रहे हैं? क्या आप उस डिवाइड को और बढ़ा नहीं रहे समाज में? क्योंकि आरएसएस वर्कर राजेश भी केरल में मारा जाता है, कई जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर की वजह से भी झारखंड में इस तरह की लिंचिंग की वारदातें हो रही हैं। लेकिन सबको क्या धर्म का रंग देकर पहले फैशन फैलाया असहिष्णुता का, अब फैशन फैलाएंगे असुरक्षा का। क्या इससे आप भी उसी आग को हवा नहीं दे रहे? सबसे पहली बात, आप बिल्कुल गलत हैं। केरल में जो कुछ हो रहा है मैं कंडेम करता हूं। राजेश के मर्डर में और जुनैद और अखलाक के मर्डर में क्या है? राजेश का मर्डर एक पॉलिटिकल मर्डर है, अखलाक और जुनैद का मर्डर एक रिलीजियस मर्डर है। वहां पर बीजेपी का आरएसएस का होने के बिना पर मारा गया, यहां पर मुसलमान उसके रिलीजन के ऊपर मारा गया। तो आपको इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। अरे आप हामिद अंसारी के क्रेडेंशियल्स पर क्वेश्चन कर रहे हैं मैडम, इससे बड़ी अफसोसनाक बात क्या हो सकती है? जिसका पूरा घराना असदुद्दीन ओवैसी पर क्रिटिसिज्म जायज है। मैं गंदा आदमी हूं, हो सकता है कि जैसा वो कह रहे हैं मैं चोर हूं, ठीक है, मगर खुदा के लिए हामिद अंसारी को तो पहचानिए, वरना ऐसे पढ़े लिखे लोग कहां पर आएंगे फिर आपके पास?
सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद अगर हिंदुस्तान को कोई स्कॉलर इंटेलेक्चुअल वाइस प्रेसिडेंट मिला तो हामिद अंसारी मिला, इसके बाद नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको खाली वन लाइनर मिलेंगे, CCC, 444 मिलेंगे। एक स्कॉलर अगर ये बात को कह रहा है तो ये वक्त का हुकूमत को संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। मैं फिर से कह रहा हूं कि हामिद अंसारी ने सच्चाई को बयान किया, मुसलमानों में खौफ का माहौल पैदा हो रहा है। और अंजना जी जितने काउंटर रेडिकलाइजेशन एक्सपर्ट है उनको कभी बुलाकर पूछ लीजिए कि अगर इनसिक्योरिटी पैदा होगी तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। साक्षी जी 2 लाइन में इसका जवाब, जो आपके हाँ में हाँ मिलाए वो तो देशभक्त, जिसने जरा भी सर उठा दिया वो देशद्रोही। अंजना जी मैं स्पष्ट 2 लाइन में ही उत्तर देना चाहता हूं। मेरा प्रश्न यह है कि हामिद अंसारी साहब 10 साल से संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे। ये जो महानुभाव आपके सामने बैठे हैं हजरत, ये कहते हैं कि बतौर वाइस प्रेसिडेंट उनका बयान है, तो बतौर वाइस प्रेसिडेंट 10 साल तक वो क्यों नहीं बोले थे? किसी ने उनके मुंह पर ताला लगा दिया था क्या? आज पानी में आग लगाने की जब पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक सारे देश में शांति है, कहीं सांप्रदायिक दंगा नहीं है, सारा देश मोदी मोदी चिल्ला रहा है, सबका विकास सबका साथ हो रहा है, ऐसे में पानी में आग लगाने की क्या आवश्यकता थी? तो देखा आपने जबरदस्त सियासी संग्राम है इस पूरे मुद्दे पर। वैसे तो मुद्दा पहले से गर्म था, बस हाँ हामिद अंसारी ने क्या कहा उसको लेकर नए सिरे से अब ये विवाद शुरू। एक ब्रेक के लिए हम स्पेशल रिपोर्ट में रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो कहां पर ये साफ अब समझने की जरूरत है और 15 अगस्त के जश्न में कैसे खलल डाला जाए, इसके लिए आतंक की पूरी साजिश रच रहे हैं। कोलकाता से अमृतसर जाने वाली अकाल तख्त एक्सप्रेस में बॉम्ब बरामद किया गया, डिफ्यूज भी कर दिया गया। वहां पर लिखा था कि दुजाना का बदला लेंगे। दुजाना का बदला तो इस जन्म में मुमकिन नहीं। देश की फिजाओं में गूंज रहा है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के रंग में भंग मिलाने की साजिश की जा रही है। देशभक्ति के दिन देश के गद्दार आतंक के बारूद से देश को दहलाने का प्लान तैयार कर रहे हैं, देश को दहलाने की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान सतर्क है, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और आतंक के हर प्लान को चौपट करने की कोशिश कर रही हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे 15 अगस्त पर आतंक की साजिश रच रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। तो ये भी दिखाएंगे कि कौन कौन से आतंकी भारत पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं और कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे सुरक्षा को भेद कर वो आजादी के जश्न में आतंक का जहर घोल दे। आतंक की ये कोशिश दिल्ली से लेकर कश्मीर तक चल रही है। देश की ट्रेनों में आतंकी बारूद फिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां आतंक का बम फटने से पहले ही पकड़ लिया गया। जी हाँ, ये तस्वीरें कोलकाता से अमृतसर जाने वाली अकाल तख्त एक्सप्रेस ट्रेन के टॉयलेट की हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रेन में बम रखा हुआ है। एक पॉलिथीन के अंदर छुपाकर बम को ट्रेन के टॉयलेट में प्लांट किया गया है। ये तो ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों की किस्मत अच्छी थी और जिस यात्री ने यह बम देखा वो भी सजग था, वरना ये आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब हो गए होते। वॉशरूम गया था उस टाइम जी, तो 12:42 का टाइम था। मैंने देखा वॉशरूम में कुछ अलग सी चीज़ पड़ी हुई थी, तो जब मैंने उठाया उसे तो उसमें एक बम की तरह एक चीज़ थी जी, जिसको मैंने उसी टाइम अटेंडेंट को बताया। अटेंडेंट ने टीटी को बताया और टीटी ने फिर अपने कंट्रोल को फ़ोन किया, जिससे उन्हें गाड़ी को स्टॉपेज पे अकबरगंज पे रोककर तलाशी ली। लेकिन जैसे ही अकाल तख्त एक्सप्रेस के टॉयलेट में बम मिलने की खबर मिली, ट्रेन में हड़कंप मच गया। मुसाफिरों से खचाखच भरी ट्रेन खाली हो गई। फौरन बम निरोधक दस्ते को सूचना दी गई और रात के 1 बजे के करीब बॉम्ब स्क्वाड ने पहुंचकर बम को डिफ्यूज कर दिया। आईईडी या देसी बॉम्ब की परिधि में इसको फिलहाल कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है। अगर आप इसको एक क्रूड बॉम्ब कह सकते हैं, बट विदाउट बैटरी पैक्स एंड डिटोनेटर पर से इट कुड नॉट हैव एक्सप्लोडेड। आतंक की साजिश के चलते ट्रेन अमेठी के अकबरगंज रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 6 घंटे तक रुकी रही। इस दौरान पूरी ट्रेन की तलाशी ली गई। ट्रेन में इस बम के साथ दहशतगर्दों की एक चिट्ठी भी मिली। जी हाँ, आतंक की भाषा में लिखी गई। इस चिट्ठी पर कश्मीर में मारे हुए आतंक के कमांडर अबू दुजाना का नाम लिखा है। आप भी इस चिट्ठी को बेहद गौर से देखिए। इस पर लिखा है, दुजाना की शहादत का बदला अब हिंदुस्तान को चुकाना होगा।
एक लेटर मिला है जिसमें लिखा हुआ है कि अनिल दुजाना का बलिदान जो है देना पड़ेगा हिंदुस्तान, इस तरह की बात लिखी हुई है। इंडियन मुजाहिदीन का उसमें नाम लिखा हुआ है। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या ये किसी की शरारत है या इसके पीछे कोई और। अब सुरक्षा एजेंसी ट्रेन में मिले बम के पीछे आतंक के मॉड्यूल की तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन जिस आतंकी अबू दुजाना का बदला लेने की चिट्ठी बम के साथ मिली है, आतंक की दुनिया में उसकी अच्छी खासी पैठ है। और यही वजह है कि अलकायदा से लेकर हिजबुल और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन उसे अपना बताने की कोशिश करते रहे और आतंक की दुनिया में उसकी शहादत के गीत गा रहे हैं। उन्हीं आतंकियों में से एक है अलकायदा की कश्मीर ब्रांच का चीफ बना जाकिर मूसा। हम आपको बता दें कि जाकिर मूसा ने भी 15 अगस्त पर आतंक फैलाने की धमकी दी है। अमेठी से आलोक श्रीवास्तव के साथ मुनीश चंद्र पांडे, दिल्ली आज तक। एक बारूदी साजिश यहां पर ध्वस्त की गई तो ये दूसरी अलकायदा का एक इंडिया प्लान है। उसकी साजिश ये है कि हिंदुस्तान में भी कैसे वो अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम तक पहुंचा सके, और इसी को ध्वस्त किया गया है क्योंकि वो पूरा प्लान जो अलकायदा का था हिंदुस्तान के लिए, मूसा का, उसे फ्लॉप कर दिया गया। ये है अलकायदा इंडिया का आतंकी सैयद मोहम्मद जीशान अली। इस वक्त दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में है। और यह है अलकायदा की बांग्लादेश ब्रांच का आतंकी रजाउल अहमद, जिसे यूपी के देवबंद से गिरफ्तार किया गया। वीडियो में अपने साथियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा यह है अलकायदा की कश्मीर ब्रांच का आतंकी जाकिर मूसा। कश्मीर में सेना आतंक के इस मोस्ट वांटेड मूसा को खोज रही है। लादेन तो कब्र में सो गया, अब उसके प्यादे आतंक के बीज फैला रहे हैं और नई पौध से दहशतगर्दी की साजिश रच रहे हैं। 15 अगस्त के आसपास जिस तरह से 2 आतंकी पकड़े गए हैं और जिस तरह से जाकिर मूसा कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर धमकियां दे रहा है, ऐसे में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि अलकायदा इंडिया में आतंक फैलाने का प्लान बना रहा है और आजादी के 70 साल पूरे होने के जश्न पर। जिस तरह से आतंकी 15 अगस्त के लिए धमकी दे रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियों ने 15 अगस्त पर आतंकी नेटवर्क को तोड़ना शुरू कर दिया है ताकि आतंक को करारा जवाब मिल सके। मूसा भले ही सेना की गोलियों से बच रहा हो, लेकिन अलकायदा इंडिया के आतंकी जीशान अली को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। जी हां, जंजीरों में जकड़ा आतंकी जीशान अली सऊदी अरब में बैठकर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए युवा आतंकियों की फौज तैयार करने की फिराक में था, लेकिन सऊदी अरब की मदद से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जीशान को गिरफ्तार कर लिया। जीशान अली की जिम्मेदारी थी कि AQIS में यंग लड़कों को ज्यादा से ज्यादा रेडिकलाइज कर जोड़े, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस इस गिरफ्तारी को बहुत महत्वपूर्ण मान रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आने वाले 14 दिनों में जीशान अली से कई ऐसे सुराग मिलेंगे जिससे वो अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट की कमर तोड़ के रख देंगे। जीशान अली सऊदी में बैठकर पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के युवाओं की एक ऐसी टीम तैयार कर रहा था जो मौका आने पर पाकिस्तान में बैठे अलकायदा के आकाओं के एक इशारे पर हिंदुस्तान में तबाही मचा सके। अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट के आतंकी जीशान पर दिल्ली स्पेशल सेल की नजर 2015 से थी, लेकिन कर्नाटक का रहने वाला आतंकी जीशान पकड़ में अब आया है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पहली बार पता चला था कि अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जिसकी फॉर्मेशन की घोषणा अमान अल जवारी ने की थी सितंबर 2014 में, और बताया था कि आसिम उमर इसके चीफ हैं। तो जब आसिफ को अरेस्ट किया गया तो पता चला कि आसिम उमर जो है ये और कोई नहीं बल्कि संभल का रहने वाला सनाउल हक है। तो ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हमें पता चला था, एंड जीशान इज ए पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप, सेम नेटवर्क, उसमें ये अरेस्ट हुआ। जबकि यूपी के देवबंद से अलकायदा बांग्लादेश का एक और आतंकी रजाउल अहमद भी गिरफ्तार हुआ। पिछले हफ्ते यूपी STF और दिल्ली पुलिस के साझा ऑपरेशन में रजा को धर दबोचा गया। अब आतंकी रजा को पश्चिम बंगाल पुलिस को सौंप दिया गया है। रजा पिछले 2-3 महीने से यूपी के देवबंद में रह रहा था। पुलिस को शक है कि रजा हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा था।
इस तरह 15 अगस्त से पहले देश में सुरक्षा एजेंसियों ने अलकायदा का नेटवर्क तोड़ दिया है। चिराग गोठी और हिमांशु मिश्रा के साथ मुनीश चंद्र पांडे, दिल्ली, आज तक। तो आतंकी साजिशों को एक के बाद एक ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन एक ऐसा मामला है जो सुलझ नहीं रहा है। अब गुजरात में भी चोटी कट गई है। ये चोटी ब्रिगेड और ये पूरा मामला देश के अलग अलग राज्यों में होता हुआ अब गुजरात पहुंच रहा है। ये चोटी कैसे बचाए? ऐसा पकड़े खींच लो ना ऐसे, तो जत्ते के मुट्ठे में आई गए वतन में काट ली इसे। वो पलंग के पीछे उतरी, उसने फिर क्या किया मेरे को नहीं पता। सो गई, फिर बाद में थोड़ी देर में देखा तो बाथरूम वो बेहोश पड़ी थी अंदर। मेरा मुंह बंद करा और बस मेरे चोटी काटती, अब मुझे बेहोश कर दिया। न चोटी कटने का सिलसिला थम रहा है, न चोटी कटने से पैदा हुए खौफ का दायरा कम हो रहा है। अब तो लगभग आधे हिंदुस्तान में चोटी कटवा की दहशत पसरी है। महिलाएं अपनी चोटी की खैर मना रही हैं। दूर दूर तक है एक ही शोर, सावधान कहीं आ न जाए चोटी चोर। राजस्थान से शुरू हुआ चोटी कटने का सिलसिला मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड होते हुए गुजरात की सीमा में घुस आया है। चोटी कटवा के कदम गुजरात के राजकोट में पड़े। गुजरात के राजकोट में इस घर के बाहर भी नींबू, मिर्ची और नीम के पत्ते टंगे हैं। यहाँ भी 17 साल की ये लड़की बेसुध हुई जा रही है। यहाँ भी घर वालों का हाल बेहाल है, तो यहाँ के मोहल्ले वालों में भी कौतूहल है। इसलिए क्योंकि ये लड़की रात में सोई तो सही, लेकिन जब सुबह उठी तो उसके बाल कट चुके थे। रोज थी, उसको हलाया नहीं जगी। उसके बाद देखा तो उसके बगल में चोटी कटी हुई थी, वो गे रोज थी। तो उसको जब मेरी घरवाली ने देखा, उसने देखा, मेरे को बोला कि देखो तो क्या हुआ है। तब मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा, असलियत जब देखी कि उसकी चोटी कटी हुई थी। बेचारी लड़की सदमे के मारे तो पहले कुछ बोल ही नहीं पाई, फिर बोली तो एक ऐसी कहानी सामने आई जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दावों पर गौर करें तो लड़की अंदर से कुंडी लगाकर कमरे में सो रही थी। लड़की नींद की आगोश में थी कि तभी उसे लाल साड़ी पहने एक औरत नजर आई। औरत ने पलंग पर पांव रखे तो लड़की ने अपनी आंख बंद कर ली। औरत पलंग के पीछे चली गई। फिर क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं। और वो इतना बोला उसने कि मेरे घर में कुंडी लगी थी, फिर भी बाहरी होकर एक औरत लाल साड़ी पहनकर आई और पलंग पे पैर रखा उसने। फिर मैंने देख लिया, आंखें बंद कर ली। वो पलंग के पीछे उतरी, उसने फिर क्या किया मेरे को नहीं पता। और इतना बोली और डरने लगी और औरत एक खाट के नीचे घुस गई। फिलहाल इस मामले में भी हमेशा की तरह कोई पुख्ता सबूत तो हाथ नहीं लगे हैं, लेकिन इस घटना से राजकोट के इस परिवार और आसपास के घरों में लोग डर जरूर गए हैं। राजकोट से तेजस सिसांगिया के साथ आज तक ब्यूरो। ये मामला गुजरात का जरूर है, लेकिन अभी भी दिल्ली में महिलाएं बहुत खौफ में है, दहशत में है, और वो रात में सोने के वक्त डरती हैं कि ऐसा कोई कांड उनके साथ ना हो जाए। बहरहाल हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन एक और मामले को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जबरदस्त बारिश। हिमाचल और खास तौर पर उत्तराखंड में अगले 24 घंटे तक रहना होगा सावधान, क्योंकि भारी बारिश और उससे मच रही है भारी तबाही। अब पहाड़ों पर मूसलाधार तबाही बरस रही है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक कुदरत कोहराम मचा रही है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़, धारचूला, अल्मोड़ा समेत घाटी से सटे कई इलाके बुरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तो तबाही का बादल ही फट पड़ा। बादल फटने से एक मोटर पुल बह गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें स्पॉट पर पहुंच गईं। प्रशासन की माने तो पिथौरागढ़ के बरम इलाके में बादल फटने से 28 जानवर बह गए। दर्जनों मकान खतरे की जद में आ गए। अगले 24 घंटे में उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड के अलावा हिमाचल के चंबा में भी बादल फटा है। चंबा में आई कुदरत की तबाही से 21 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो करोड़ों का नुकसान हुआ है। आज तक ब्यूरो।
इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन न्यूज वीडियो देखने के लिए, जबरदस्त न्यूज वीडियोस देखने के लिए mobiletक.in पर लॉगिन करना ना भूलें। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।